हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आप सभी का वेलकम है फाइनल स्टडी सेंटर पर। तो बच्चों, यदि आप भी 11वीं क्लास में हो और आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हो तो बिल्कुल आप घबराइए मत, क्योंकि हम आपके लिए एक बेंच लेकर आए हैं जिसका नाम है टॉपर बेंच 2024। तो बच्चों, इस बेंच के माध्यम से आप लोग फ्री में 11वीं क्लास की केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो चलो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं 11वीं क्लास की केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो चलो उसको शुरू करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। तो हमारा है टॉपर बैंक 2024। चैप्टर का जो नाम है वो है परमाणु की संरचना। 11वीं क्लास की केमिस्ट्री है और यह हमारी क्लास 1 है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो चैप्टर का नाम है परमाणु, जो चैप्टर का नाम है परमाणु, उसको समझ लेते हैं कि परमाणु होता क्या है। तो बच्चों, परमाणु को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बेसिक समझाता हूँ उदाहरण देके। देखो, आपने क्या करा है, दीवार देखी होगी, दीवार सबने देखी है ना। तो दीवार क्या होता है, दीवार किससे मिलकर बनती है बेटा, ईंटों से। दीवार किससे मिलकर बनती है, ईंटों से। तो क्या होता है, काफ़ी सारी ईंटें आपस में से मिलती है तो क्या होता है बेटा, दीवार बनती है ना, सबको पता है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि हमारा जो लड्डू होता है, जो हमारा लड्डू होता है वो किससे मिलकर बनता है। तो जो हमारे चिलाई का लड्डू होता है, जो हमारे चिलाई का लड्डू होता है वो किससे बनता है बेटा, चिलाई के दानों से। किससे बनता है बेटा, चिलाई के दानों से मिलकर बनते हैं। मतलब एक दाना ये हो गया। अब इसमें जब काफी सारे दाने से आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा चिलाई का लड्डू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चिलाई का लड्डू बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, मैं आपसे कहूँ कि दीवार की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, हमारी ईंट है। दीवार की सबसे छोटी जो इकाई है वो ईंट है। इकाई का मतलब ये है कि कोई चीज़ किससे मिलकर बन रही है। जैसे दीवार हमारी किससे मिलकर बन रही है, ईंटों से मिलकर बन रही है कि ईंट 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 रिपीट होकर क्या हो रही है, एक दीवार बन रही है। अब मैं आपसे कहूँ कि चिलाई का लड्डू किससे मिलकर बना है, तो चिलाई का लड्डू हमारा किससे मिलकर बना है बेटे, चिलाई के दानों से। अब मैं आपसे कहूँ कि चिलाई के लड्डू का जो इकाई है, चिलाई के लड्डू की जो इकाई है वो क्या है, चिलाई का दाना है। क्योंकि जो चिलाई का दाना है वो बार बार रिपीट होकर क्या हो रहा है, चिलाई का लड्डू बना रहे हैं। मतलब चिलाई के लड्डू में काफी सारे दाने आपस में जुड़ के क्या हो रहे हैं, चिलाई का लड्डू बना रहे हैं। जैसे दीवार में क्या हो रहे थे, ईंट काफी सारी मिलकर क्या कर रही थी, दीवार को बना रही थी। तो कुछ बात समझ में आई। देखो, लेकिन अब देखो, जो पदार्थ होता है ना, जो पदार्थ होता है वो बेटे छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब यदि आपसे मैं कहूँ कि पदार्थ की जो मूल इकाई है वो क्या है, हमारी मूल इकाई क्या है, परमाणु है। जैसे दीवार में मूल इकाई क्या थी, ईंट थी, ऐसे ही पदार्थ में क्या है, मूल इकाई हमारी परमाणु है। ठीक है बच्चों। तो पदार्थ की मूल इकाई क्या हो गई, परमाणु। तो ये छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है, पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग है वो परमाणु है। हम क्या कह सकते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा जो भाग है वो हमारा परमाणु है। अब मैं जैसे कहूँ कि हमारी हाथ है, ये मार्कर है, क्या इसके अंदर परमाणु है, बेशक परमाणु है, क्योंकि ये क्या है, एक पदार्थ है। हाथ क्या है, एक पदार्थ है। तो हाथ भी किससे मिलकर बना बेटा, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। तो पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, इसकी हम थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि परमाणु हमारी, इसकी हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम का मतलब होगा बेटा सबसे छोटा, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेता है। आपने 10th क्लास में रासायनिक अभिक्रिया भी समझी होगी कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि साइंस क्लास का 10th क्लास का जो साइंस है उसका पहले चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। और आपने ये अभिक्रिया भी पढ़ी होगी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि परमाणु कैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और बिना विभाजित हुए, वो भी कैसे, बिना विभाजित हुए। इसमें कहा है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में बिना विभाजित हुए भाग लेते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु कैसे महत्वपूर्ण है। देखो, अब मैं आपसे कहूँ कि मैग्नीशियम जो होता है उसका परमाणु कुछ ऐसा होता है बेटा, मैग्नीशियम का परमाणु कुछ ऐसा होता है।
तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, वो हमारा होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है हमारा 8। ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 8। अब मैं ऑक्सीजन का परमाणु बना लेता हूं बेटा। अब इसमें हमारा जो परमाणु क्रमांक है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है मैग्नीशियम का 12। तो परमाणु क्रमांक का मतलब ये है कि इसके परमाणु में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 12। तो इलेक्ट्रॉन हम इससे बढ़ते हैं कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर इस वाली लाइन में हम कितने बढ़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हो गए 8। अब टोटल कितने हैं हमारे, यहाँ पर इसके लिख देते हैं कि Mg का परमाणु है, कितने हैं 12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इस पूरे परमाणु में कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारा ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ऑक्सीजन के में पहले में कितना आएंगे, पहले में आएंगे 2 1 2, दूसरे में कितना आएंगे 6 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब होता क्या है, जब कोई यौगिक बनता है, 2 परमाणु के मिलने से, तो क्या होता है, जो इनका अंतिम कोश होता है, ये हमारा क्या है इनका अंतिम कोश, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अंतिम कोश। तो अंतिम कोश, तो जो अंतिम कोश होता है वो तो या तो पूरा खाली होना चाहिए। खाली का मतलब ये है, मतलब इसमें हमारे या तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर वह हमारे क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही खाली होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अभी इसका अंतिम कोश क्या है हमारा, ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, इसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। देखो आप अभी बात सुनते जाओ, आपको बाद में समझाया जाएगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, आप बस अभी सुनते जाओ, जितना समझ में आए उतना समझ लो अभी। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए तो 8 होने चाहिए, या इसमें बिल्कुल एक भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है कि मैं कहूँ कि इसमें बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन अंदर लाओ, है ना, या फिर 2 को यहाँ से बाहर निकाल दो भैया। तो इसको पूरी करने के लिए, इस वाली कक्ष को पूरी करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर रख दो इस कक्ष में, इस वाले में, या फिर इसमें से दोनों ही निकाल दो, या तो इसको खाली कर दो या इसको भर दो। अब देखो, केमिस्ट्री में वो काम किया जाता है जो आसान होता है, केमिस्ट्री में वो काम किया जाता है जो आसान होता है। अब मुझे नहीं बताओ कि आसान काम कौन सा हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन अंदर लाना आसान काम है, या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान काम है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान काम है ना। केमिस्ट्री में वो काम किया जाता है जो आसान होता है, तो आसान काम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अब हमारा हो गया ऑक्सीजन का परमाणु को देख लेते हैं। अब इसका अंतिम कोश क्या है, ये वाला, इसमें कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन है हमारे, इसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अंदर ला दूं, या इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अंदर ला दो, या इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि इसमें आसान काम क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान काम है, या 2 इलेक्ट्रॉन अंदर लाना आसान काम है। तो आसान काम क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर लाना। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले आएगा किसी पे तय, तो क्या हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाएगा। अब देखो, जो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको बाहर निकालने हैं, इसको तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अंतिम कोश पूरा करने के लिए। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसके कोश में पहुंचा देगा, किसके कोश में पहुंचा देगा बेटा, ऑक्सीजन के। और यहाँ पर बन जाएगा बंध। जो ये बंध बना है इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे आयनिक बंध। क्या कहेंगे बेटा, आयनिक बंध। हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कि आयनिक बंध क्या होता है, ठीक है, लेकिन अभी समझते जाओ। तो यहाँ क्या हो गया, बंध बन गया, क्योंकि जो 2 मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन थे वे किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, और ऑक्सीजन ने क्या करा, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसका अंतिम कोश ये वाला नहीं रहा बेटा, अभी ये वाला हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अंतिम कोश पूरा भर गया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अंतिम कोश में, इसके 8, लेकिन 6 इसके पहले थे 2 मैग्नीशियम के आगे, तो इसके में कितने हो गए, 8। तो दोनों के अंतिम कोश इलेक्ट्रॉन से पूरे भर गए। जब दोनों के पूरे भर गए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और क्या बना देंगे, MgO बना देंगे, MgO बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ पर क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो परमाणु का आपस में मिलना, या 2 पदार्थों का आपस में मिलकर क्या करना, किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करना। तो यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर हुई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो,
रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ने भाग लिया, भाई दोनों परमाणु ने भाग लिया और भाग भी लिया, लेकिन क्या हुआ, जो हमारा भाग तो लिया लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो क्या करा, बिना विभाजित हुए ही भाग लिया। मतलब परमाणु बीच में से टूटा नहीं, भाई टूटा फूटा नहीं कि हमने काट दिया तोड़ दिया, तो क्या हो गया, परमाणु बिना विभाजित हुए ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इस तरीके से कुछ अभी बेटा जितना आपकी समझ में आया समझो, क्योंकि एक नवा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको हम अगली वीडियो में जब कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम आपको डिटेल में समझा देंगे। अभी बस समझो जितना आपके समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो आपकी बात याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होता है वो बिना विभाजित हुए भाग लेता है, मतलब बिना टूटे हुए ही भाग लेते हैं। आई होप बच्चों कि आपके ये समझ में आया होगा। अब बच्चों हम अगले एक कथन पढ़ लेते हैं कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखो जो डाल्टन थे ना, डाल्टन ने ही पता लगाया था कि जो परमाणु है वो जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बने हैं। ये बात किसने पता लगाई थी कि जी हमारा पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, भाई कि पदार्थ के अंदर परमाणु है, बात पता लगाई थी डाल्टन ने। तो परमाणु का पता किसने लगाया बेटा, परमाणु का पता किसने लगाया, डाल्टन ने लगाया। डाल्टन ने कहा कि परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग है, परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यह बात बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन जैसे जैसे नई नई खोजें होती गई, नई नई चीज़ों का पता चलता गया, तो क्या हुआ, परमाणु को भी हम क्या कहने लगे अब कि परमाणु भी क्या है, विभाज्य है, कि परमाणु के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं। अब देखो परमाणु हमारा अब तीन चीज़ से मिलकर बना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पर होता है बेटा माइनस का चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन से, इसको हम प्लस p लिखते हैं, इस पर हमारा प्लस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन इसको n लिखते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता है। देखो परमाणु हमारा तीन चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर तीन चीजें हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब एक मैंने यहाँ पर नोट लिख रखा है, नोट है हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ये जो हमारा नोट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि बताइए कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या चीज़ नहीं होती है। आपसे कह देगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा कि न्यूट्रॉन। आपको याद रखना है कि एक हाइड्रोजन का परमाणु ही है कि जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट है, जितने भी परमाणु हैं उनमें सब में न्यूट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।